जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको ब्लूप्रिंट पर बेस्ड बायोलॉजी के हर चैप्टर को शॉर्ट में एक्सप्लेन कराऊंगी, साथ ही प्रोवाइड कराऊंगी आपको अपने हैंड रिटन नोट्स। आपको ये नोट्स हमारे ऐप नीट मेंटोर पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही मैं आपको आज कराऊंगी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर काफी ज्यादा लेंथी है, तो इससे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट ट्रांसक्राइब ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। इसमें पूछ रहा है कि जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है उनका ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन में। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, देखो डीएनए से आरएनए का बनना, ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनता है आपका, फिर फर्दर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डीएनए से आरएनए का बनना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब जैसे कि आप जानते ही होंगे कि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, वहीं आपका जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता। तो देखो इसके दो मेन रीजन है। पहला तो क्या, अगर दोनों ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, अब आपका जो आरएनए है वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो आपका जो आरएनए बनेगा वो भी कैसा होगा, डबल हो जाएगा, तो और कॉम्प्लीमेंट्री होगा। डबल होने के साथ साथ कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो वो क्या करेगा, वो आपस में डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा ना, तो आपका आरएनए बनने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। वहीं अगर इसका एक और चीज देख लेते हैं। अगर चलो ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कि ये जो है आपका नहीं हुआ, डबल स्ट्रैंडेड नहीं हुआ, सिंगल ही रहा, सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहा, फिर भी क्या होगा, आपका एक जो आरएनए बनेगा वो डिफरेंट बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा। तो इस हिसाब से आपके अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे। ये वाला जो स्ट्रैंड है ये अलग प्रोटीन बनाएगा और ये वाला जो है ये अलग प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो वो यही चीज यहाँ लिखी है दैट कि इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट then they would code for RNA molecule with different sequence, है ना। यानी कि अगर दोनों स्ट्रैंड जो है, दोनों ही आपकी स्ट्रैंड जो है वो क्या करेंगी, कोड करने लगेंगी आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, तो आपके डिफरेंट सीक्वेंस में आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, द प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम दीज आरएनए विल बी डिफरेंट। तो जाहिर सी बात है, अगर आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है तो उससे जो प्रोटीन बनेगा वो भी तो डिफरेंट ही बनेगा, है ना। इट विल डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि इससे क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एक डीएनए से, क्या होता है दूसरे एक डीएनए के साथ ही हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है, आपकी फर्दर जनरेशन में जाती है। लेकिन अगर ये सब ये हो गया ना, तो ये पूरी जो है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये पूरी की पूरी चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जो है आपका जो दोनों स्ट्रैंड है वो क्या नहीं करती, ट्रांसक्रिप्ट नहीं करती। दूसरा पॉइंट क्या है, बोथ द mRNA विल फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी। अब सेम चीज हो जाएगी, अगर आपका जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या करने लगेंगे, mRNA बना लेंगी, तो वो दोनों स्ट्रैंड जो बनी है वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंटरिटी होंगी और वो दोनों क्या कराएंगी, डबल स्ट्रैंडेड बना लेंगी। तो फिर तो आपका प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA से बनता है। ठीक है, तो ये इसके दो मेन रीजन हो गए। देखो यहाँ पे लिखा भी है द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन विल बी स्टॉप, यानी कि ये चीज आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, राइट इट्स मेथड। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है क्या वो डीएनए रेप्लिकेशन, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है ना। तो इसमें लिखा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन अ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें होती है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉपीज वन ओरिजिनल फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए। देखो होता क्या है कि आपका जो डीएनए है, मान लो ये आपका डीएनए है, तो इसमें क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव होता है ये, है ना। यानी कि एक जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड जो है आपकी वो पेरेंट डीएनए से बन जाएगी, लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है ना वो उसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी। यानी कि आपका एक तो किससे मिला, पेरेंट से मिला, और जो दूसरा है वो खुद से बना। यानी कि क्या हुआ, सेमी कंजर्वेटिव हुआ वो, है ना। पेरेंट ने
क्या दिया, सिर्फ एक कॉपी दी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉपीज, यानी कि एक कॉपी इससे बनेगी और एक कॉपी इससे बनेगी अब ना, फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए। इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब ये कैसी हो गई, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, यानी कि पूरा का पूरा कंजर्व नहीं हुआ। हमारा जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो डबल स्ट्रैंडेड था वो पूरा कंजर्व नहीं हुआ। क्या हुआ, सिर्फ एक स्ट्रैंड से जो बना आपका, एक स्ट्रैंड का ये आपका क्या बन जाएगा, इससे आइडेंटिकल कॉपी बन जाएंगी, है ना, पूरी की पूरी। सो क्या बोल रहा है, ईच ऑफ न्यू डीएनए कॉपीज कंटेन वन स्ट्रैंड फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए एंड वन न्यू स्ट्रैंड, यानी कि एक जो है आपका जो पेरेंट डीएनए था उससे मिल जाएगा और एक जो है आपका वो सिंथेसिस होगा, वो कैसी होगी, न्यू स्ट्रैंड होगी। तो ये तो हो गया आपका डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। अब इसकी कुछ मेथड होती है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड होती है किसकी, डीएनए रेप्लिकेशन की। तो यहाँ पे ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ये आपसे अलग से पूछी जा सकती है या फिर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर सिर्फ आपसे मेथड पूछ सकता है। तो आपको दोनों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बोल रहा है कि इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या होना है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है तो इनिशिएशन होगी। इनिशिएशन कहाँ होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, जैसे आपका कोई भी डीएनए है, मान लीजिए ये डीएनए है, तो इसका एक कोई पॉइंट होगा जहां से ओरिजिन होना स्टार्ट होगी डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल इनिशिएशन पॉइंट, व्हाइल इन यूकैरियोटिक सेल सेवरल सच पॉइंट। देखो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें होता है सिंपल सा डीएनए, ठीक है, उनमें सिंपल सा डीएनए होता है। तो उनका जो इनिशिएशन होना है, इनिशिएशन जो होना है रेप्लिकेशन का, वो कहाँ से होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से होगा। लेकिन वही जो आपके यूकैरियोटिक सेल है उनमें ऐसे ज्यादा पॉइंट होते हैं, मतलब उनमें सेवरल पॉइंट होते हैं, जैसे कहीं से भी हो सकता है, वो चाहे तो यहाँ से हो जाए या यहाँ से हो जाए या यहाँ से, मतलब उनके इनिशिएशन पॉइंट जो है मोर देन 1 है। वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उनमें कितना इनिशिएशन पॉइंट है, उनमें सिर्फ एक ही इनिशिएशन पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हम बात करें अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखो डीएनए किस फॉर्म में, डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में, ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये पूरा हेलिक्स फॉर्म में। अब इसको क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। तो ये जो बाइंडिंग है ना, ये जो लपटा हुआ है, यहाँ पे लिपटा हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको अनवाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसको क्या कहते हैं, हम हेलिक्स कहते हैं। और इसको हमको कैसा करना है, अब अनवाइंड करना है। तो इसमें जो है आपका क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम काम करता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम। यहाँ पे आपका काम कौन करेगा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो बाइंडेड डीएनए है इसको अनबाइंड कर देगा, ठीक है। सो इट टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड फॉर्म्स बाय शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपका ये खुलता जाएगा, जैसे जैसे आपका जो डीएनए है ये खुलता जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये है, ये खुला, अब यहाँ पे इतना तो हो गया और नीचे से ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इस टाइप का कुछ शेप आ जाएगा। तो ये कैसा शेप बन जाएगा, वाई शेप्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं कि जब सेपरेशन होगा 2 स्ट्रैंड का, तो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर जो है आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, अच्छा इसी को हम बोलते हैं फॉर्क कहते हैं। ये इसको मैं आगे आपका डायग्राम के थ्रू इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए एक्ट एज अ प्राइमरी स्ट्रैंड। अब देखो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन होगा, इनिशिएशन पॉइंट जो होगा, वहाँ पे एक आरएनए का प्राइमर, एक आरएनए का प्राइमर जो है वो आकर के लग जाता है, जिसके बाद ही आपकी क्या रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि हमको एक पॉइंट चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। दूसरा क्या है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। तीसरा क्या है, एक प्राइमरी जो है आपका वहां पे जाके लग जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं बचा है, अब फोर्थ पॉइंट बचा है, जिसमें क्या बोल रहा है, एलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, यानी कि जो न्यू स्ट्रैंड है उसका एलोंगेशन होगा। तो देखो बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। हालांकि क्या हो रहा है कि हमारा जो नया हमें डीएनए मिला है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट से मिला है और एक जो है नया सिंथेसिस हुआ है, लेकिन जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है ना वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमराइज डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। देखो यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन है दैट कि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना वो डीएनए को सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही आपका पॉलीमराइज करता है ना। देयरफॉर इन वन स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम की जो पोलैरिटी होगी वो सिंथेसिस कंटिन्यूअसली, उसमें
कंटिन्यूसली हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की जो पोलैरिटी है उसमें कंटिन्यूसली आपका सिंथेसिस होगा, वो बनेगा, लेकिन जो आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उसमें डिसकंटिन्यूस होगा। चलो इसको एक डायग्राम से हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये क्या है आपका डीएनए, ये यहाँ पे एक फॉर्क बन चुका है, यानी कि ये एक डीएनए था जिसको क्या कर दिया हमने, अनबाइंड कर दिया। देखो अनबाइंड कर दिया, ये खुल चुका है और इसका शेप कैसा है, वाई शेप का है ना, ये चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो डीएनए आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आके लगता है। हमेशा जो 3 प्राइम है ना, मतलब जो मेन आपका डीएनए है, जो आपका पेरेंट डीएनए है, उसकी 3 प्राइम पोजीशन पे जाके कौन लगना है, आपका आरएनए लगना है ना। तो वो इस डायरेक्शन में हमेशा जो है सिंथेसिस होता है, किसका, नया जो आपका डीएनए बन रहा है वो। तो अब यहाँ से जैसे जैसे खुलता जाएगा, ये आपका खुल रहा है तो यहाँ पे तो कंटिन्यूसली बन रहा है, देखो 3 प्राइम से ये 5 प्राइम की तरफ कंटिन्यूसली बन रहा है। लेकिन जब ये आपका ये खुलेगा ना, मतलब अनवाइंडिंग की प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस दोनों साथ साथ में चलती है, तो जैसे जैसे ये खुलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे स्पेस मिलता जाएगा। ये 3 वाला हो गया, ये 3 प्राइम होगा, है ना। कहीं पे भी देख लो आप, इसका जो इतना सा भी हिस्सा देखोगे ना, ये वाला हिस्सा, तो ये कौन सा होगा, 3 प्राइम और ये होगा 5 प्राइम। वैसे ही जैसे यहाँ से खुला तो यहाँ पे 3 प्राइम है और यहाँ पे आपका 5 प्राइम, तो देखो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कैसे बन रहा है, ये बन रहा है आपका टुकड़ों में, ये टुकड़ों में बन रहा है आपका। और इन फ्रेगमेंट्स को, इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इस हिसाब से आपका एक स्ट्रैंड जो होगी वो कैसी होगी, लीडिंग स्ट्रैंड होगी, और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है इसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लैग कर रही है और ये लीड कर रही है, ये एकदम कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कैसे बढ़ रही है, ये फ्रेगमेंट्स में बढ़ रही है, और इन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी बना लेगा वो कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है कहाँ पे होती है, लैगिंग स्ट्रैंड किसे बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो इस पूरे में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका 4th पॉइंट था कि इलॉन्गेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड बन रही है, याद रखना, एक कंटिन्यूसली बन रही है और दूसरी अनकंटिन्यूसली बन रही है। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम भी याद रखना है आपको, हो सकता है पूरा का पूरा डायग्राम ही पूछ ले, है ना। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो डीएनए एंड आरएनए पे डिफरेंस, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है और इस साल भी इसके पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो चलो शुरू करते हैं पहले डिफरेंस के साथ। देखो डीएनए एंड आरएनए, सबसे इसमें डिफरेंस लिखने के लिए आपको कॉमन सी चीजें याद रखनी है, ठीक है, जिससे आप जो है डिफरेंस अच्छे से लिख पाओ। सबसे पहले कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आप इसको भी एक डिफरेंस बना के लिख सकते हो। साथ में सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका कि ये मिलते कहाँ है, दोनों के काम क्या है ना, डिफरेंट चीजें, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, किसका क्या चीज में रोल प्ले करता है, ये सारे डिफरेंस आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले जो पहला डिफरेंस है, पहला डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है। पहला डिफरेंस आपका क्या दिया है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे फाउंड होता है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड में, ठीक है। वहीं आपका जो आरएनए है वो कहाँ पे मिलता है, आपका साइटोप्लाज्म में। देखो क्या होता है, ये आपकी सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो आपका जो डीएनए है, जो डीएनए है वो कहाँ मिलता है, इस न्यूक्लियस के अंदर मिलता है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। लेकिन आपका जो आरएनए है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आरएनए आपका डीएनए के अंदर भी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए से ही तो आरएनए बनेगा। जब आपका क्या होगा, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा तब डीएनए से आरएनए इधर पे ही तो बनेगा। तो ये आपका इसके अंदर मिल सकता है, कब, जब वो सिंथेसिस हो रहा था तब। लेकिन कॉमनली वो कहाँ मिलता है, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। और जो डीएनए है वो आपका हमेशा कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें बोल रहा है स्ट्रैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वहीं आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये दोनों आपके क्या हो गए, इसमें डिफरेंस हो गए फुल फॉर्म के बेसिस पे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि डीऑक्सी राइबोज इज द सुगर वेयर द बेसेस आर ए टी सी एंड जी, यानी कि डीएनए के अंदर जो सुगर होती है ना वो कौन सी होती है, आपकी डीऑक्सी राइबोज। यानी कि डीएनए में कौन सी सुगर प्रेजेंट है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज सुगर प्रेजेंट है। वहीं आरएनए में जो है आपकी राइबोज सुगर प्रेजेंट है। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों चीजों को एक साथ लिख सकते हो या फिर इन दोनों को भी अलग अलग करके लिख सकते हो। जैसे अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो आप इस पॉइंट को अलग लिख दो, इस पॉइंट को अलग लिख दो, फिर जो वहां पे नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है दैट द बेसेस आर ए टी जी सी एंड जी आर प्रेजेंट इन डीएनए, और इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, ए यू सी एंड जी। तो आपको ये पॉइंट
पॉइंट एक याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो डीएनए है उसमें क्या है आपका थायमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो आरएनए है उसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। तो आपको इस पॉइंट को याद रखने की काफी ज्यादा जरूरत है और इसको लिखना आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिर चौथा पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा कि डीएनए आपका जो है वो कैसा, एक लॉन्ग पॉलीमर है। देखो डीएनए जो है, मान लो ये डीएनए कितनी बड़ी स्ट्रैंड है, ठीक है, तो ये है डबल हेलिक्स फॉर्म में होगी। अब इससे क्या बनना है, इससे आपका बनना है आरएनए, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता। इसका कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक जगह जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, आपकी आरएनए में कन्वर्ट होती है। और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं जीन, है ना, इसको जीन बोलेंगे, जिससे आपका क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो लॉन्ग कौन होगा, लॉन्ग कौन हुआ, यहाँ पे डीएनए ही लॉन्ग हुआ ना। तो यहाँ पे जो इसका जो पॉलीमर है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, किसमें, डीएनए में। लेकिन आरएनए का जो होता है वो शॉर्टर देन किससे होता है, डीएनए, यानी कि उससे छोटा होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें बोल रहा है ए पेयर्स विद टी, यानी कि आपका देखो क्या होगा कि यहाँ पे पेयरिंग होती है। तो ए जो है वो किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ, और आपका सी जो है वो पेयर करता है किसके साथ, जी के साथ। ये आपका सी जो है ये किसके साथ पेयर करेगा, जी जो है वो सी के साथ पेयर करेगा। लेकिन आरएनए में देखो, अब आरएनए में क्या प्रॉब्लम है कि आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या है, आपका यूरेसिल है। तो इस जगह पे क्या होगा, ए जो है वो पेयर करेगा यू के साथ, और सी जो है वो, जी जो है वो किसके साथ पेयर करेगा, आपका सी के साथ। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपको ये वाला थर्ड पॉइंट याद है ना, थर्ड पॉइंट अगर याद है कि इसमें थायमिन प्रेजेंट है और इसमें यूरेसिल प्रेजेंट है, तो आप फिफ्थ पॉइंट तो ऐसे ही कर लोगे, है ना। फिर सिक्स्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें बोल रहा है डबल स्ट्रैंडेड एंड इट एग्जिबिट अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए, सबको पता है कि डीएनए कैसा होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए कैसा है, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। वही सेवेंथ पॉइंट की बात करें तो ये प्रेफर्स बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, बी फॉर्म का मतलब भी यही है कि ये राइट हैंडेड हेलिक्स है ना, राइट हैंडेड हेलिक्स है और कैसा है, डबल है। तो ये क्या हो गया, आपका सेवेंथ पॉइंट हो गया। वहीं आपका जो आरएनए है वो आपका किस, ए फॉर्म में रहता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये आपका हो गया। एट पॉइंट की बात करें तो मोर प्रोन टू यूवी डैमेज, यानी कि डीएनए जो है ये ज्यादा, मतलब आरएनए जो है आपका ज्यादा रेजिस्टेंट होता है किससे, यूवी डैमेज से। वहीं आपका जो डीएनए है वो आपका कम रेजिस्टेंट होता है किससे, यूवी डैमेज से। तो ये आपका 8 पॉइंट हो गया। 9th पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए, दैट carries the genetic information necessary for development, functioning and reproduction, यानी कि जो डीएनए है उसका क्या फंक्शन होता है कि वो एक कैरियर है किसके लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन के लिए। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो 9th पॉइंट है वो क्या कह रहा है, मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो आरएनए का जो मेन वर्क होता है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। जैसे आपका डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए जो है, आरएनए फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, आपका प्रोटीन में कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन किससे बना है हमारा, प्रोटीन बना है आरएनए से, जो कि सिंगल स्ट्रैंड है, यानी कि इसका मेनली किसमें इन्वॉल्व है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड समटाइम इट रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन, और कभी कभी ये जीन एक्सप्रेशन भी कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस किसके बीच में हो गए, आपके डीएनए एंड आरएनए के बीच में। अब जो हमारा अगला है वो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको इनको अभी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आपको इसके आंसर जो है वो कमेंट में लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज टर्मिनेटिंग कोडोन ऑफ जेनेटिक कोड। टर्मिनेटिंग कोडोन का क्या मतलब है, जैसे कि आपकी ये एमआरएनए की आपकी एक पूरी क्या है, पॉलीमर चेन है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया सिंथेसिस होना, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि एंड कहाँ पे होगा, खत्म कहाँ पे होगा। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट है ना, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, एक आपका प्रेजेंट होता है जेनेटिक कोड, जो उसको क्या करता है, टर्मिनेट करता है या फिर एंड कर देता है। अगर यहाँ पे इनमें से कौन है, इनमें से कौन है जो प्रेजेंट होगा, तब आपका यहाँ पे जो प्रोटीन की बनने की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन, ये मैंने बताया था अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी डीएनए रेप्लिकेशन, वहाँ पे एक वर्ड आया था ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो आपको बताना है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ पे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड पे होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड पे होते हैं, या ट्रांसपोजोन्स पे होते हैं, ठीक है।
वही क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है, 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इज इन पी फॉर्म ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो 1 टर्न होगा यानी कि जो डीएनए है कुछ इस फॉर्म में होता है, तो ये जो 1 टर्न जब लेगा है ना, वो हेलिक्स फॉर्म में, राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म में, तो उसका जो 1 टर्न होगा वो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर या 34 नैनोमीटर। तो ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, देखो यही जो चीज अभी तक हम पढ़ रहे थे, जैसे कि आपका डीएनए से क्या बनना, आरएनए, इसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, और डीएनए आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है कि किसने इसको प्रपोज किया था, यानी कि किसने ये दिया था, तो आपको ये बताना है। और 5th नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेम ऑफ डीएनए सेगमेंट विच सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब मैं आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि डीएनए की कोई एक सेगमेंट जो होती है वो आपकी किस में कन्वर्ट होती है, आरएनए में, ना कि पूरा का पूरा डीएनए। तो आपको बताना है कि जो सेगमेंट कन्वर्ट हो रही है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब इसके अलावा इसका जो प्रीवियस हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो उसके आंसर अब हम देख लेते हैं कि क्या थे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज होमोजाइगस रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है और जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो कैसा आता है, एग्जैक्ट सेम होता है। वो क्या होता है, 1:2:1। आपका जीनोटाइपिक रेशियो भी यही रहेगा और फिनोटाइपिक रेशियो भी यही रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। सेम आपका कोडोमिनेंस जो होता है उसमें भी यही रेशियो आता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल इज मैरिड विद अ कैरियर फीमेल, राइट द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल जीनोटाइप। तो कलर ब्लाइंड मेल है ना, और क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जो है कैसी है, एक रिसेसिव डिसीज है ना, और इसके किस पे जीन प्रेजेंट होती है, एक्स पे प्रेजेंट होती है। तो हम मान लेते हैं कि मेल जो है डिसीज्ड है। मेल अगर डिसीज्ड कब होगा, जब उसका जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर ये कलर ब्लाइंडनेस का होगा, है ना। तो ये हो गया आपका किसका, मेल का। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो इसकी फीमेल कैसी है, कैरियर है, यानी कि एक तो नॉर्मल है और एक पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है ना। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो गई अपनी। अब क्या बोल रहे हैं कि इनसे जो बन रहा है, इनसे आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो देखो आपका जो एक्स है, जो मेल है वो क्या जीन बनाएगा, आपका XC बनाएगा एंड Y बनाएगा। वही जो फीमेल है वो क्या बनाएगी, XC एंड X। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, आपका हो सकता है कि XC से XC मिल जाए, है ना, ये हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस का। और वही हो सकता है कि जो Y वाला है वो आपका किससे मिल जाए, X से, तो आपका X एंड Y बन जाएगा। वहीं आपका XC जो है इस नॉर्मल वाले से मिल सकता है, तो यहाँ पे आपका XC एंड X बन जाएगा। और ये Y जब इस कलर ब्लाइंडनेस वाले से बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, XC एंड Y। अब देख लेते हैं हमको ऑप्शन में दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले दिया है XH, X में XH है ना, H नहीं, यहाँ पे C होगा क्योंकि ये किसकी, कलर ब्लाइंडनेस की जीन है। आप रिप्रेजेंट किसी से भी कर सकते हो, तो क्या ये होगा, हाँ ये तो होगा। देखो ये अपना है ना, आया है, बट आगे और देख लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है ये और एक ये, यानी कि इसमें एक में प्रेजेंट है, तो क्या ऐसा कोई है, देखो यहाँ पे है जिसमें सिर्फ एक ही पे ये जीन प्रेजेंट है, एक पे नहीं है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि दोनों पे प्रेजेंट है, हाँ दोनों पे प्रेजेंट है, लेकिन कोई एक ऐसा है कि जिसमें दोनों आपके एक्स जो है वो नॉर्मल हो। तो देखो यहाँ पे क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आई है, नहीं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये आंसर आपका नहीं हो सकता। वही डी वाला जो है जिसमें एक में प्रेजेंट है और एक में नहीं, ये है। लेकिन आपका मोर करेक्ट कौन हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, उसमें पूछा है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। वही थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि सिकल सेल एनीमिया डैश बिकम सिकल शेप। तो कौन हो जाता है, मैंने बताया था आरबीसी का जो शेप है वो वाई कॉन्केव की जगह कैसा हो जाता है, आपका सिकल शेप हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में मेंडल ने किस पे वर्क किया था, मेंडल ने जो है पी प्लांट पे आपका वर्क किया था।
ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस या हेरिडेटरी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वही डाउन सिंड्रोम जो है आपका 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होने के कारण होता है। और 7th में बोल रहा है व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ कोडोमिनेंस, तो ये बता चुकी हूँ मैं, इसकी हम बात कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या आता है आपका लिंकेज, ठीक है। 9th क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है। और 10th क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी आर सिलेक्टेड बाय मेंडल, तो मेंडल ने कितने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी जो है वो सिलेक्ट कर दी। तो इस हिसाब से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हो गए। इसके साथ ही अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिसमें भी मैं आपको शॉर्ट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करूंगी। तो आप बने रहिए हमारी सीरीज के साथ। थैंक यू।